हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीचर अंकल। हम लोग बात करेंगे आज रोटेशनल मोशन के बारे में, मतलब कि रोटेशनल मोशन होता क्यों है और किस वजह से होता है। दोस्तों, हमको एक चीज़ तो मालूम है कि अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, या कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो एकदम सीधी चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। और यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जिसको मैंने एक सिंपल सी भाषा में आपको समझा दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो मेन काम करने वाली चीज़ है वो करने वाली है फोर्स। इस फोर्स को हम लोगों ने अलग अलग जगह पे और अलग अलग ढंग से देखा है। मेरा मतलब है, जब आपने फिजिक्स स्टार्टिंग में पढ़ी तो फोर्स को देखा, फोर्स किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट मोशन के ऊपर आ रहा है, ये हमने काफ़ी जगह पे देखा है। और आज एक बार फिर से उसको हल्का से एक रिवीजन दे करके हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कंसेप्ट से, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन में एक्चुअली हो क्या रहा था वो देखते हैं कि फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा था और कहाँ हो रहा था। तो हम कंसीडर करते हैं एक छोटी सी कार, ये एक छोटा सा टॉय है कार का, और ये कार को मैंने मान लीजिए यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, इसका साइमल्टेनियस डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ पे भी बनाते चलता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये जो है ये मेरी कार है और ये कार इस तरीके से लगी हुई है। एंड देन इफ आई से देन आई विल टेक अ पॉइंट है, यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया और ये पॉइंट कुछ नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट जो है ना ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास यकीनन इस कहीं लाइन पे होगा, मतलब अगर इसके सेंटर ऑफ मास की अगर बात करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए अभी इस लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक आ सकती है, पर हम लोग मानते हैं कि ये इसके ऊपर है। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता हूँ और ये चलना चालू होता है तो ये एकदम सीधा जा रहा है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन इज टेकिंग प्लेस। मतलब ट्रांसलेशन मोशन इज टेकिंग प्लेस। नाउ इन दैट केस ये जो बॉक्स है या ये जो डायग्राम है ये अपनी लाइन पे सीधे चलता चला जाएगा, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है और वो फोर्स एग्जैक्टली हमारे सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे से ऊपर जा रहा है। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से एकदम सीधा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स बाहर से नहीं लगता है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम एक और कार लेते हैं और वो कार मान लीजिए यहां से आती है आती है आती है आती है और इसको यहां पे आके ऐसे टक्कर मार देती है। ठीक है, जब इस कार ने इसको यहां पे टक्कर मारी, इसका मतलब ये कार कुछ इस प्रकार से आई, इट केम लाइक दिस। ठीक है, और उसने आकर के यहां पे इंपैक्ट किया, यहां पे इंपैक्ट किया। ठीक है, रादर इसको मैं ऐसे कहता हूं कि यहां पे इंपैक्ट करने की बजाय हम ऐसा मानते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्शन था, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं और इम्पैक्ट जो हुआ है लाइन ऑफ फोर्स का कार की वजह से वो यहां पे आके कहीं पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मतलब इस कार में फोर्स लग रहा था यहां से, ये था मेरा F2 और ये था मेरा F1, ये था मेरा F1। जब ये आके यहां पे टकराएंगे तब क्या होगा? ऑब्वियसली ये फोर्स आपको इस तरीके से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। इसका फोर्स जो है वो आपको यहां पे ऐसा नजर आएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके आगे की, तो नेचुरली इसका जो मोशन है वो अब क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट बन जाएगा। इनका रिजल्टेंट बन जाएगा मतलब वो अब आपको कुछ
इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, ऐसा। दिस विल बी द डायरेक्शन, ना इसका ना इसका। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अक्सर आप लोग भी करते होंगे। मान लीजिए आपको कोई 3 दोस्त हैं, आप एक दोस्त है कहीं पे बैठा हुआ है और आप उसको बोल रहे हैं भाई चल चलना है। 2 दोस्त बोल रहे हैं कहीं जाने का मूड है, तीसरा मना कर रहा है नहीं जाना है। आप क्या करते हो, उसका हाथ पकड़ते हो, एक तरफ से आप हाथ पकड़ोगे, एक तरफ से दूसरा दोस्त हाथ पकड़ेगा और उसको जोर से खींचेगा। जैसे ही खींचेगा ये तीसरा दोस्त बीच में से उठ करके आएगा। नाउ लुक, अगर उसका पावर ज्यादा है तो वो उस तरफ जाएगा, या इधर से पावर ज्यादा लगा है, मेरा मतलब फोर्स ज्यादा लगा है, तो वो इस तरफ आएगा। लेकिन अगर दोनों का फोर्स सेम है तो एकदम बीच में से होता हुआ चला जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब ये रिजल्टेंट है इन दोनों के फोर्स के ऊपर डिपेंड करता हुआ कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। मतलब ये डायरेक्शन जो है अब ऐसा मुड़ चुका है क्योंकि यहां पे ये फोर्स लग चुका है। ओके, अब चलते हैं आगे। इस फोर्स के लगने के कारण हुआ क्या? इस फोर्स के कारण जब ये लगा तो इसने अपना डायरेक्शन बदला, अपना डायरेक्शन बदला। ठीक है, मान लीजिए कि यहां से फोर्स और लगा दूं तो क्या होगा, वो फिर से डायरेक्शन बदलेगा एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। ओके, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा और इसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मान लीजिए अगर इसकी पोजीशन मैंने ऐसे ना करके थोड़ी सी ऐसे कर दी, मतलब ये फोर्स अब जो है वो कुछ यहां से ना आकर के रादर यहां से आना चालू हो जाएगा और आप देखेंगे ये जो चीज है वो ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है ना? लेकिन अगर यही चीज मैं और एंगल बदल के ऐसे कर दूं तो मतलब ये चीज यहां पे आ जाएगी कुछ ऐसी, नॉट एग्जैक्टली 90 एल से, या लाइक दिस, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसको मैंने बच्चों एग्जैक्टली 90 कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो ये चीज जब एग्जैक्टली 90 हो जाएगी तो ये कुछ आपको ऐसे नजर आएगी कि अगर मान लीजिए ये मैंने सेंटर ऑफ मास इसका लिया है और इसके ऊपर एग्जैक्टली यहां पे ये चीज निकली है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे क्या होगा, और अगर ये कंटिन्यूस अप्लाई होता चला जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूस अप्लाई होता चला जा रहा है तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर मोशन में चलना चालू हो जाएगा। मतलब मैंने क्या देखा, पहले केस में ये कार अकेली थी, ये कार अकेली थी और फोर्स सेंटर ऑफ मास की लाइन पे चलता हुआ जा रहा था, ये कार सीधा जा रही थी। इधर से ये कार आ रही थी, इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रहा था और ये कार भी कुछ हमारी ऐसे जा रही थी। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बैंग हुए, देखिए अभी तक कांटेक्ट ही हुआ है, जैसे इनका कांटेक्ट हुआ मतलब कांटेक्ट फोर्स लगा इनका, ये अपनी जगह से ऐसे करके मुड़ गई, रिजल्टेंट फोर्स मेरा बाहर आना चालू हो गया। मतलब अब जो ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा था वो सीधे ना जा करके रादर एक कर्व में मूव करना चालू कर देगा, ऐसे करके एक कर्व में मूव करना चालू कर देगा ऐसे करके। अभी तक वो एकदम सीधा आ रहा था और ये भी यहां से एकदम सीधा आ रहा था। और अगर यही फोर्स मान लीजिए, मैं ऐसा कहता हूं कि ये कार जो थी, ये वाली कार यहां पे ना हो करके से इट वाज एट समवेयर एट दिस प्लेस, ये कार इस जगह पे है और ये कार जो आती है एकदम बैंग ऑन इसके ऊपर स्ट्रेट आके 90 डिग्री पे ऐसे हिट करती है। होगा क्या, ये कार को एक्चुअल में सीधा जाना था ऐसे, इसको जाना था इस रास्ते पे से, ये आ रही थी इस रास्ते पे से। ठीक है, ये आ रही थी इस रास्ते पे से, इसने इसको बैंग किया और एग्जैक्ट 90 पे, मतलब ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल एग्जैक्ट कितना हो गया, ये दोस्तों हो गया 90 डिग्रीज। ये हो गया कितना, 90 डिग्रीज। अब जब ये 90 डिग्रीज हो गया है तो मालूम है क्या होगा, ये जब 90 पे आएगा तो ये अपना पाथ चेंज करेगी और अगर फॉर्चुनेटली ये पोजीशन ऐसे मेंटेन करते हुए कहीं पे भी आ गई, मतलब अगर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ये देखिए, इसको हम ऐसा कर लेते हैं पहले, ये आया, ये आ गया इधर, और
ये मैंने एक सर्कल पहले से इंडिकेट कर दिया है। मान लेते हैं इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं पे है, इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं पे है। थोड़ी देर बाद ये कार अगर ये यहाँ चाहिए और ये कंडीशन सेम रही तो अभी भी देखेंगे लाइन किधर जा रही है, अंदर की तरफ। थोड़ी देर बाद कार यहाँ आई, आपने देखा ये चीज़ यहाँ आ गई, ये कार कहाँ आ गई, यहाँ पे। ये चीज़ यहाँ पे आई, ये कार यहाँ आ गई। 90 हर जगह 90 चल रहा है, कहीं भी बदल नहीं रहा है। ये कार यहाँ आ गई और ये कार यहाँ से आ गई, फिर भी 90। अगेन आई एम सीइंग द 90 थिंग कमिंग आउट हियर। फिर ये यहाँ आ गई, मान लीजिए इस पोजीशन पे थी और ये कार आकर के यहाँ से बैंग कर देती है इसको, तो ये भी फिर 90 की तरफ आ रही है। ये यहाँ आती है, अगर मान लीजिए ये इंसिडेंट इस जगह पे हुआ होगा ऐसे करके इस जगह पे, तो भी ये लाइन यहीं पे आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही दोस्तों? ये मान लीजिए यहाँ आई और ये इंसिडेंट यहाँ हुआ, तो भी ये लाइन यहीं पे आ रही है। ये लाइन यहाँ आई और ये एग्जैक्टली 90 हिट इसने यहाँ पे किया, तो भी ये लाइन ऑफ कांटेक्ट, अगर आप सॉरी ये लाइन ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो ये जाकर के यहाँ, मतलब ये सब देखेंगे आप तो एक ये सेंटर की तरफ आ रहा है। और चूंकि ये हरदम सेंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है मेरे दोस्तों, मतलब सेंटर को क्या कर रहा है, सेंटर को ढूंढ रहा है, हर पॉइंट पे सेंटर को ढूंढ रहा है। तो इसको हम कहेंगे सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स। दोस्तों अगर कोई चीज को सर्कुलर मोशन में जाना है तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो हरदम 90 पे होना चाहिए। दो कंडीशंस यहां पे नजर आ रही हैं। पहली कि मेरे पास में दो फोर्स होने चाहिए और दूसरा फोर्स जो है वो 90 पे होना जरूरी है, तभी वही चीज सर्कुलर मोशन में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। वो एक कर्व ले लेगी, वो एक कर्व लेगी। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जब उसने कर्व लिया, मान लीजिए उसने कर्व कुछ ऐसा लिया, तो इसका भी एक सेंटर होगा इधर, इसका भी एक सेंटर होगा इधर कहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रॉपर अगर सर्कुलर मोशन में किसी चीज को जाना है तो ये बात पक्की है कि दोनों फोर्स एग्जैक्टली 90 पे होने चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। डियर फ्रेंड्स, यहां तो बात आ गई सर्कुलर मोशन की। हमने फोर्स को पहले देखा लीनियर में, अब देखा कि जब फोर्स एग्जैक्टली दूसरा फोर्स, जब एक फोर्स लग रहा था तो वो लीनियर में जा रहा था, दूसरा फोर्स जब सामने से आया और किसी एंगल पे लगा तो वो कर्व में चलने लगा। जब वही फोर्स एकदम 90 पे आके जुड़ गया इसके साथ तो वो सर्कुलर में चला गया। तो रोटेशनल कहाँ आया? क्वेश्चन ये है कि रोटेशनल आया कहाँ पे और कैसे आया। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, सबसे पहले हमको यह जानना है कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में अंतर क्या है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि सर्कुलर में और इसमें फर्क क्या है, मतलब रोटेशनल में, सर्कुलर में, रोलिंग में एंड समटाइम्स रेवोल्यूशंस आल्सो, ठीक है, इसमें भी। तो हम मेनली अपने को ध्यान देंगे इस वक्त कि क्या अंतर है, पहले वो समझ लेते हैं हम, ठीक है, आगे चलने से पहले। जब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन की, या अगर हम बात करते हैं मान लीजिए रोटेशनल मोशन की, रोटेशनल मोशन, तो पॉइंट नंबर 1, सर्कुलर मोशन जो फ्रेंड्स बनेगा आपका, जो आपका सर्कुलर मोशन जो बनेगा उसमें क्या होगा कि एक पॉइंट बीच में रहेगा, दूसरा पॉइंट जो है उसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूम रहा होगा, उसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूम रहा होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? पार्टिकल या पॉइंट, पार्टिकल या पॉइंट। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे है पॉइंट और पार्टिकल। जब हम बात करेंगे यहां पे तो यहां पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
अब जब ये ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों, ठीक है, तो क्या होना चालू होगा, ये ऑब्जेक्ट किसी के चारों तरफ नहीं घूम रहा है, इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इसकी खुद की एक एक्सिस होगी, खुद की एक एक्सिस होगी, ठीक है, मतलब जो कि सेंटर ऑफ मास से मान लेते हैं अभी पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ये इसके चारों तरफ गोल घूमेगा। आई बात समझ में? सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या देखा, जैसे मैंने एक पत्थर को लिया और उसको लेकर के मैंने ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमाना चालू किया, ठीक है, तो ये चीज चल रही है सर्कुलर के अंदर। लेकिन अब मैं बात करता हूं रोटेशनल की, तो ये देखिए, ये स्पिनर है हमारा, ठीक है, इस स्पिनर को ये पॉइंट है, ये एक्सिस हो गई, और मैंने इसको ऐसे घुमाया, ये पॉइंट अपनी जगह पे कांस्टेंट है और ये ऐसे गोल घूम रहा है। ये हो गया हमारा रोटेशनल मोशन। जैसे कि हमारा फैन होता है, जैसे कि हमारा फैन होता है, वो एक जगह पे रहता है, एक उसकी एक्सिस होती है, उसके चारों तरफ वो घूम रहा होता है। देखिए जैसे अब ये है, इसको मैंने यहां रखा, अब ये पॉइंट्स को आप कंसीडर कर लीजिए, पूरे इन पॉइंट्स को कंसीडर कर लीजिए, ये पॉइंट्स ये पूरी बॉडी बना रहे हैं, उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए। अब जैसे ही इसको फोर्स लगेगा, इसको मैंने फोर्स दिया, क्या होना चालू हो गया, ये अपने एक एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, एक अपने एक्सिस की चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब जब ये गोल गोल घूम रहा है तो यहां पे हम लोग उसको कैसे इंप्लाई करते हैं? तो बच्चों एक चैप्टर और था जो 11th में आपने पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास। जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जैसे जैसे समय आते जाएगा उस टॉपिक में आपको वो चीज में हल्के हल्के ग्लांस दिखाते जाऊंगा, ताकि आपके कंसेप्ट्स पूरे क्लियर रहे। सेंटर ऑफ मास कौन सी जगह होती है? सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पे हम ये मानते हैं कि पूरा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके, एंड दैट सिंपली बिकम्स अ पॉइंट, दैट सिंपली बिकम्स अ पॉइंट। मतलब जो ये पूरी बॉडी हम कंसिडर कर रहे थे, अब इसको हम ऐसा कंसिडर करेंगे सेंटर ऑफ मास में। मतलब पूरी बॉडी अब इसके चारों तरफ गोल घूम रही है। आ गई बात समझ में? मतलब ये जो कार थी, अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है तो ये कार ऐसे अपनी जगह पे ऐसे रोटेट कर सकती है। दिस इज रोटेशन। डिफरेंस अगेन लेट मी पॉइंट इट आउट, डिफरेंस कि इसके अंदर अगर ये एक बॉल है, ऐसी एक बॉल है, तो इसके अंदर से एक एक्सिस निकल रही है और ये बॉल इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल रोटेट कर रही है, जबकि ये एक पॉइंट है, ये इसके चारों तरफ चल रहा है। क्वेश्चन यहां पे उठता है फिर सिमिलरिटी कैसे आ रही है? तो देखिए जैसे ये एक बॉल है, मैंने इसका एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया। इन पॉइंट्स को जब मैं जोड़ूंगा तो ये देखिए ये पॉइंट्स अपने आप में सर्कल बना रहे होंगे किसी एक सेंटर के अराउंड। ये उनके सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये सेंटर्स हो जाएंगे क्या? एक्सेस, और ये पूरी रिजिड बॉडी बन रही है। दिस एक्सेस इज कॉल्ड एज एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और नोट कीजिए कि जो पॉइंट्स एक्सेस पे आ रहे हैं, ये पॉइंट्स मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर फिक्स, दे आर नॉट मूविंग। वो अपनी जगह पे ही है, बाकी पॉइंट्स उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन चूंकि इस बॉडी को मुझे डिफाइन करना है तो मैंने सेंटर ऑफ मास उसका ले लिया है और उस पॉइंट के ऊपर मैं हर चीज अब लगाने वाला हूं। इसका मतलब हुआ क्या? जो फोर्स इसको सर्कुलर मोशन में ले जाने के लिए कह रहा है, मतलब इस पॉइंट को दूसरे किसी पॉइंट के चारों तरफ गोल घुमा रहा है। फिर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये इसके चारों तरफ गोल 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 घूम रहा है। ये एक प्लेन में चल रही है बातें, ये बातें एक प्लेन में है, सरफेस में है। और यहां जो बात चल रही है, यहां पे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन को ज्वाइन करूंगा तो एक बॉडी बन जाती है।
ठीक है, तो एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं। जब यहां पे चीज लग रही है तो मैंने उसको कहा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा मैंने? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहा। सबसे पहले क्या आया था जब चीजें सीधे चली थी? लीनियर फोर्स। अब सर्कल में चली तो दोस्तों आया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब जब ये रोटेट करेगी तो क्या आएगा? तो जो फोर्स ऐसा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट होने पे मजबूर कर देता है, उसको हम कहते हैं टॉर्क। इसकी डेफिनेशन मैं एंड ऑफ द लेक्चर में आपको दे दूंगा। उसको हम कहते हैं टॉर्क। और उस टॉर्क को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो टॉर्क एक्चुअल में होता क्या है और कैसे वो फोर्स जो है टॉर्क, वो कैसे काम करता है। दूसरा नाम जो टॉर्क का है उसको हम कहते हैं मोमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट। तो लेट्स टॉक अबाउट टॉर्क एंड मोमेंट। सो आई विल से दिस थिंग, मोमेंट about a point or simply torque. This torque is represented by a symbol called as tau. This is called as tau. भाई लोग, ये ताऊ नहीं है, ताऊ नहीं है, ये टाऊ है, टा। ठीक है, सो टॉर्क क्या हुआ? टॉर्क वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को घूमने में, रोटेशन में, मोशन में ले जाएगा। कैसे ले जाएगा वो भी देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए मेरे पास में एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट है जिसके थ्रू मैंने कोई कंपास या ये उसकी एक्सिस कह दी, उसको छेद करके मैंने ऐसे निकाल दिया है। और यहां पे मैंने क्या किया? एक ऐसा फोर्स लगाया जो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे से नहीं निकल रहा। कहां से नहीं निकल रहा? सेंटर ऑफ मास से। फिर से याद दिला दूं, लीनियर मोशन में सेंटर ऑफ मास से निकला था। सर्कुलर मोशन में भी जब पॉइंट फोर्स सेंट्रीपिटल काम कर रहा था, सेंटर ऑफ मास पे ही जा रहा था। लेकिन यहां पूरी बॉडी है, यहां पूरी बॉडी है। ये फोर्स जो मैंने लगाया है दोस्तों, वो सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास से नहीं निकल रहा, रादर उससे कुछ दूरी पे से चलता हुआ चले जा रहा है। मतलब क्या? मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। ठीक है, मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स यहां से लगाऊंगा ऐसे, तो ये फोर्स लग रहा है, देखिए दूरी है, ये दूरी है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है। अगर मैंने फोर्स एकदम सेंटर ऑफ मास पे लगाया ना तो ये घूमेगा नहीं, ये खिसकेगा। ये देखिए खिसक रहा है। ये आ रही है बात समझ में? ये अपनी जगह पे खिसकना चालू कर देगा ऐसे, सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं नहीं लगा रहा हूं। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास से दूर लगाऊंगा ऐसे करके, तो ये अपनी जगह पे रोटेट करेगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सेंटर ऑफ मास पे लगाया, एकदम सेंटर ऑफ मास पे लगाया, ये देखो खिसका आगे। ये ट्रांसलेशन मोशन में जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है मेरा सेंटर ऑफ मास पे से निकल रहा है। लेकिन जब लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से निकल के थोड़ी दूर से निकल रहा है तो वो उसको क्या दे रहा है? रोटेशनल मोशन दे रहा है। यही चीज हम कार में भी देख लेते हैं। मान लीजिए कार है, ये ऐसे रखी है कार। ठीक है, इस कार को मैंने सेंटर ऑफ मास की एक लाइन ऐसे जा रही होगी तो एक यहां से होगी। मैंने जब इसको ऐसे करके धक्का दिया तो देखिए ट्रांसलेशन मोशन में सीधे जा रही है। लेकिन अगर यही मैंने इधर लगा दिया तो ये देखिए गोल घूम गई, या इधर लगा दिया तो ये गोल घूम गई। आ रही है बात समझ में? फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा। अगर होगा तो वो ट्रांसलेशन मोशन में चला जाएगा, या अगर ज्यादा एंगल पे गया तो वो कर्वीलिनियर मोशन में या सर्कुलर मोशन में जा सकता है। सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा और वो कुछ दूरी से पास होगा, कुछ दूरी से पास होगा। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आई नो दिस थिंग, ज्योमेट्री में हमको मालूम है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग एल्स बट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। सो ये आ गया आपको 90 डिग्री। तो ये जो फोर्स होगा मेरा, जो इस प्लेट को घुमाने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड एज
टॉर्क, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं टॉर्क की डेफिनेशन। ओके, राइट डाउन। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स acting on a body, when an external force acting on a body having tendency to rotate the body, having tendency to rotate the body about a point that is not on the line of action, that is not on the line of action of the force, is called as torque, or most often it is called as moment of a force, or simply the moment, or simply the moment। ठीक है दोस्तों, यहां तक जो मैंने आपसे बात करी वो बात करी, मैं मान रहा था कि जो मेरी एक्सिस है वो एकदम सेंटर ऑफ मास पे से निकल रही है। तो क्या अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से नहीं निकलेगी तो हमको रोटेशनल मोशन नहीं मिलेगा? मिलेगा, फिर भी मिलेगा। लेट्स सी दैट केस आल्सो। मान लीजिए आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लेता हूं ऐसा, ये इसका सेंटर है। नेचुरली सर्कुलर प्लेट है तो सेंटर ऑफ मास इसका बीच में आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, इस प्लेट में एक छेद कर देता हूं यहां पे, इस जगह पे, और इसमें से एक एक्सिस पास कर देता हूं जो कि अभी बोर्ड के बाहर आ रही है। 3D में अगर इसको हम देखते हैं तो ये चीज आपको कुछ ऐसी नजर आएगी, ये ऐसा होगा, ये इसका सेंटर होगा, और मान लीजिए ये जो है ये पॉइंट है जहां से एक्सेस निकल रही होगी। ओके, अगर मैं इधर पुश करता हूं तो ये पूरी चीज इसके चारों तरफ रोटेट करना चालू कर देगी। हाँ, इस केस में अगर आप देखेंगे तो लाइन जो है सेंटर ऑफ मास यहां पे है, अगर मैं यहां से भी लाइन डाल दूंगा तो सेंटर ऑफ रोटेशन हैज नॉट चेंज्ड, सेंटर ऑफ रोटेशन हैज नाउ चेंज्ड। ये अभी भी घूमेगा और ये सेंटर ऑफ रोटेशन इसका यहां पे आ जाएगा। मतलब मैंने क्या देखा कि सेंटर ऑफ मास से भी अगर लाइन निकल रही है लेकिन वही सेंटर ऑफ मास मेरा रोटेशनल पॉइंट नहीं है, तो मेरी चीज फिर भी रोटेट करेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसी चीज को लेते हैं हम लोग, फिर से देखते हैं। ये सेंटर ऑफ मास इसका था जिसपे पूरा बैलेंस हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पुश करूंगा तो ये गोल घूमेगा, सेंटर ऑफ मास पे से इसकी एक्सिस पास हो रही है। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पकड़ लिया और यहाँ से पुश किया तो अभी भी ये घूम रहा है, अभी भी ये रोटेशनल मोशन में जा रहा है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है जिसको हम टॉर्क कहते हैं वो अभी भी पॉइंट ऑफ रोटेशन से नहीं निकल रहा है। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में जो बताया वो बताया कि वो सेंटर ऑफ मास से निकल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में बात किया। लेकिन जब पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया फ्रॉम हेयर टू हेयर तो ये चीजें बदल गई। ओके, आई बात समझ में? तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीजें देख ली हैं कि रोटेशनल मोशन क्यों आ रहा है, और जो फोर्स उसको रोटेट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। आई होप टॉर्क के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अभी टॉर्क के बारे में हम लोग और बात करेंगे आने वाले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉर्क एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। क्या बच्चों, आपको एक चीज मालूम है, ये एक हैमर है, इसके साइड में ये एक नेल प्लकर है। ये देखिए, इसको जब मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये रोटेट करेगा, है ना। ये टॉर्क है, टॉर्क की वजह से वो रोटेशन पे आ रहा है। तो टॉर्क, कभी आपने देखा है कील को ऐसे खींचते हुए? ऐसे नहीं खींचेगी कील, आप ऐसे गोल घुमाते हो, रोटेशनल मोशन में जा रहे हो। ये सब बातें करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। कीप वेल, enjoy your time.
and keep studying. Thank you. Bye bye. Have a good time.